Greetings everyone. Today we will start the new topic industrial sector on the eve of independence. As we are going on the first chapter Indian economy on the eve of independence, जैसे हमने previous lecture में discuss किया था कि what was the condition of Indian economy on the eve of independence, तो देखा जाए before the advent of British period, ब्रिटिशर्स के पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी. ब्रिटिशर्स से पहले जो आपकी इंडियन इकोनॉमी थी वो आपकी मतलब एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज एज द मेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. बिकॉज मैंने आपको जैसे फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर के बारे में बताया था कि उसने इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि इट वॉज अ रिच एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, ये सब. But after the advent of the British rule in India, Indian economy was totally backward and totally stagnant. तो उसमें हमने एक सेक्टर के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में. अगर हम बेसिक लाइन बोले तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. और वो अब इम्पोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का और एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का. जबकि इंडिया पहले क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया करता था, जो उल्टा होने लगा कि उन्होंने नेट एक्सपोर्टर बना दिया उसे रॉ मटेरियल का. दिस इज़ द रीज़न. अब हम आज जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की. किसकी बात करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, व्हाट वाज द स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ कि इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टेज क्या थी. देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के केस में था, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के केस में था कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल. दैट मीन्स कॉलोनियल रूल के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाया, क्योंकि एज इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला काम आने के बाद यही किया कि उन्होंने डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करवा दिया, डिस्ट्रॉय करवा दिया. ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ टोटली क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई. तो इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइन, और इसके बावजूद कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस भी हमारी कंट्री के अंदर नहीं बना. वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग एन्जॉयड बाय द फॉर्मर. The primary motive, very important line, very important line, this is the very important line. The primary motive, this paragraph is very important. The primary motive, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो प्राइमरी मोटिव है, दिस वन, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड. दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने का क्या रीज़न था, वो दो मोटिव थे उनके. सबसे पहला जो इंटेंशन था, दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंशन, ये फर्स्ट इंटेंशन है, वॉज टू रिड्यूस इंडिया to the status of mere exporter of India important raw material for the upcoming industries in Britain. That means वो इंडिया को क्या बनाना चाहता था, mere exporter of raw material. सिर्फ वो एक्सपोर्ट करना चाहता था रॉ मटेरियल्स, किसके लिए, जो ब्रिटेन में उनकी मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनके लिए. दूसरा था टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स, और इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट बनाना फिनिश गुड्स के लिए जो ब्रिटेन से आएंगे, सो दैट वहाँ पर वो अपना एक्सपेंशन कर सके, उन्होंने मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके उस चीज़ का. तो वही बात हो गई जो मैं आपको पहले बता रही थी कि दे वांट टू कन्वर्ट इंडिया अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. तो ये दो रीजंस थे उनके कि वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करना चाहते थे. क्या रीज़न था, क्योंकि वो ब्रिटेन को ही आगे बढ़ाना चाहते थे. जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही हैं, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा. तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से पे फिनिश गुड्स बनता था,
और वो फिनिश गुड्स हमारे कंट्री के अंदर आके बेचा जाता था। तो उनको मार्केट भी मिल गया, एक्सपोर्टर भी मिल गए रॉ मटेरियल्स के आसानी से कम प्राइस पे, क्योंकि वो जो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था वो बहुत ही कम प्राइस पे जाता था, और जो फिनिश गुड्स आता था बन के वो बहुत ही महंगे में बेचा जाता था। तो टोटली एक्सप्लॉइट कौन हुआ? इंडियन पीपल एक्सप्लॉइट हुआ, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है रॉ मटेरियल, उसके बदले में उसको प्राइस भी नहीं मिल रहा, और उसे फिनिश गुड्स खरीदना पड़ता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करता है। तो दिस वॉज द रीज़न ऑफ कि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कराया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री ब्रिटेन। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड। अब डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, उससे क्या हुआ? क्रिएटेड नॉट ओनली मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी आएगी, बट उसके साथ साथ एक नई डिमांड भी क्रिएट होगी, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट नहीं होगा तो लोगों को ज़रूरत चीज़ें चाहिए तो होंगी ना, तो वो क्या करेंगे? डिमांड क्रिएट होगी। अब उससे क्या होगा? विच हैज़ नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली अवेलेबल गुड्स, क्योंकि लोकली अवेलेबल गुड्स नहीं मिल रहे हैं। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स। अब इसके ये डिमांड कैसे पूरी करी गई? बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स होंगे और जो हैंड मेड गुड्स होंगे, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस जो मशीन मेड गुड्स होंगे वो सस्ते होंगे, क्योंकि उसमें जो लेबर की कॉस्ट होती है, जो कॉस्टिंग हो जाती है वो कम हो जाती है। तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो हैंडीक्राफ्ट सस्ता है, तो वो उनको खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया। During the second half of the 19th century, modern industries began to take root in India. ऐसा नहीं हो कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं आई। जब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा था तो जो इंडस्ट्रीज़ थी कुछ सेटअप हुई इंडिया में, बट उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही स्लो रही। इनिशियली जो डेवलपमेंट हुआ था, जो सबसे पहली इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल से शुरुआत हुई थी। जो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स थी वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस विच वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेमली महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी मिल्स स्टार्ट हुई थी? कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स। वाइल जूट मिल्स जो थी वो फॉरेनर्स ने डोमिनेट की थी, जो कंसनट्रेटेड थी बंगाल में। और उसके बाद जो मेन इंडस्ट्री सेटअप हुई थी दैट इज़ टिस्को, जिसका आज तक नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो इनकॉर्पोरेट की गई थी 1907 में। दैट मीन्स 1907 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, लाइक शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। बट इंडिया में देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। अब कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड होते हैं द गुड्स विच आर द फिक्स असेट्स। दैट मीन्स जैसे मशीन्स होती हैं, वो इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर नहीं थी। टू हेल्प टू प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, capital good industries means industries which can produce the machines, tools which are in turn which is used for producing the articles for the current consumption. The establishment of a few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. That means जो भी हम लोग मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर सेटअप हुई थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। दैट मीन्स कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि जो इंडस्ट्री सेटअप हो भी रही थी वो फिनिश गुड्स नहीं बना रही थी जो इंडिया के अंदर जो इंडिया को यूज़ करने थे। वो गुड्स कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से ही आ रहे थे। तो द ग्रोथ रेट जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का और जो कंट्रीब्यूशन था उसका जीडीपी में वो बहुत ही कम था, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो था लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट थी वो लिमिटेड एरिया में काम कर रही थी। लिमिटेड एरिया ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट थी वो अब कुछ ही एरियाज़ में काम कर रही थी, जैसे रेलवेज़ में, पावर जनरेशंस, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में आ गया? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो मेन फीचर था वो क्या था?
वो भी बैकवर्ड था। जो पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की गवर्नमेंट की, ब्रिटिशर्स की, वो क्या थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को सेटअप ना होने देना। तो उसके दो रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे आपके? कि टू रिड्यूस इंडिया अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो वो कैसे कराया उन्होंने? डीके कैसे किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का? अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बताऊं तो डीके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म किया गया? उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगाई, दैट मीन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए और जो फिनिश गुड्स थे उस पर टैक्सेस कम कर दिए। तो जब हैंडीक्राफ्ट बाहर जाएगा तो वो बहुत ही महंगा होगा। उसकी वजह से जो कंट्रीज थी वो नहीं खरीदती थी हैंडीक्राफ्ट्स को, तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज किया गया बाय इम्पोजिंग द हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, जिससे की वजह से टैक्सेस जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो ख़त्म हो गया। मशीन मेड गुड्स आ गए तो लो प्राइस के होंगे, उसकी वजह से भी। और लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन कल्चर इंडिया अडॉप्ट धीरे धीरे करने लगा था। ठीक है, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अपने आप ही ख़त्म होता जा रहा था। दूसरा है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये दो रीजंस हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज रूट ले रही थी इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में, बट जो उसकी प्रोग्रेस थी वो बहुत ही स्लो थी। दैट मीन्स इतने ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस नहीं थी कि ये मैंने आपको पूरा बता दिया। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ये पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हो। मशीन्स जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लेन्स। और देर इज़ लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा था? बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये मैंने आपको चारों पॉइंट्स इसके अंदर बताए हैं। अब हम तीसरे सेक्टर की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि फॉरेन ट्रेड की स्टेज कैसी थी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। जो फॉरेन ट्रेड की अगर बात की जाए तो जो फॉरेन ट्रेड था दैट वाज जो इंडिया था, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। या अगर एंशियंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। जैसे आपको मैंने बताया है कि इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस था। बट उसका जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी, जो कमोडिटीज़ प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड टैरिफ उन्होंने लगा दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, वो अफेक्ट किया था फॉरेन ट्रेड को भी। क्योंकि जैसे हमने बताया है कि इंडिया ने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया फॉरेन ट्रेड का। इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, जो कि इंडिया ऑपोजिट था। क्या था वो? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था। ठीक है, एक्सपोर्ट करता था वो फिनिश गुड्स। दैट मीन्स अफेक्टेड, ये तीन चीज़ें हैं जो इंडिया की अफेक्ट हुई थी। वो कौन कौन सी हैं? ये आपकी हैं structure, composition and the volume of India's foreign trade. That is the main important चीज़, structure, composition and the volume। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये structure, composition and the volume of India's foreign trade। Structure, composition and the volume of India's foreign trade. This is the most important part of this topic, foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as the raw silk, यानी कि exporter of primary product. Primary product मतलब raw material. That means India became an exporter of primary product जैसे कि raw silk हो गया, cotton, wool, sugar, indigo. इंडिगो आप जानते हो क्या था? ये ब्रिटिशर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसका उन्होंने व्यापार इंडिया से ही शुरू किया था, ट्रेड इंडिया से ही किया था। इंडिगो इज़ अ ब्लू कलर। ठीक है, जो उनके जो क्लोथ्स को डाई
जो उनके क्लोथ्स को डाई करने के काम आता था, तो वो ब्लू कलर था, ये इंडिगो। तो इंडिया बिकेम एन मियर एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रेड में कि फॉरेन ट्रेड किस तरह से इफेक्ट हुआ था। तो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा। लाइक लाइट मशीनरी, जो भी मशीन थी वो जो प्रोड्यूस की जाती थी इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, वो भी इम्पोर्ट की जाती थी। ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल। दिस इज द सेकेंड रीजन। ये आपका फर्स्ट रीजन है, तो आपका देखिए ये आपका ये फर्स्ट रीजन है, तो दिस इज योर सेकेंड रीजन। सेकेंड क्या है? मोनोपोली कंट्रोल। दैट मीन्स पहले जो इंडिया ट्रेड करता था वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ करता था। अब जो इंडिया का जो ट्रेड होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ होता था। ओनली विद द ब्रिटेन। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ किया जाता था? ब्रिटेन के साथ किया जाता था। तो ये भी एक रीज़न था कि ठीक है। तो ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल। ब्रिटेन का क्या था? मोनोपोली कंट्रोल था ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, दिस इज द रीजन मोनोपोली कंट्रोल का, कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। यानी कि आधे से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ होता था। वाइल द रेस्ट, जो बाकी का 20% होता था या 30% होता था, वो किसके साथ होता था? सिलोन के साथ, जो आज श्रीलंका है, चाइना, पर्शिया। ठीक है। एक कैनाल था, ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल के खुलने के बाद, बनने के बाद और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि वो उसके बाद क्या हो गया कि इंडिया से ट्रेड करना और भी ज़्यादा इजी हो गया फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया था ये। ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न क्या था? इंडिया का स्टेटस चेंज कर देना, यानी कि इंडिया को क्या बना दिया? स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। दूसरा था मोनोपोली कंट्रोल, यानी कि ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट। दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट वाज कंटिन्यूड टू द क्या कहते हैं, जैसे सिलोन, चाइना, पर्शिया एक्सेट्रा। जो स्वेज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, उससे भी क्या हुआ था? ऑल्सो इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड एज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया था उसने। एंड प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट। दैट मीन्स एक डायरेक्ट रूट, आपने सुना होगा स्विस कैनाल के बारे में, 10th में पढ़ा होगा कि स्विस कैनाल एक रूट था, ट्रेड रूट किया गया था। इसे सिल्क रूट भी बोला जाता था पहले। ठीक है। जो इंडिया और ब्रिटेन से ट्रेड करने में बहुत फ़ायदा वो ज़्यादा था, डायरेक्ट रूट बन गया था। अब किसी कंट्री के पार जाके उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ देयर वाज नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका। पहले वो अफ्रीका से होकर ब्रिटेन जाना पड़ता था, अब वो ज़रूरी नहीं था। वो डायरेक्ट एक स्विस कैनाल रूट बनाया गया था, जिसे सिल्क रूट यानी कि कहा गया था। नेक्स्ट होता है कि एक और चीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडिया की फॉरेन ट्रेड की, वो ये थी कि इंडियाज एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर दैन इम्पोर्ट। दैट मीन्स इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो एक इम्पोर्ट से ज़्यादा होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता था। उसके बावजूद भी, यानी कि इंडिया से जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की वो यही थी कि थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड देयर वाज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, बट जो ये सरप्लस होता था ये किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता था? बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब जो ये सरप्लस होता था ये बहुत महंगा पड़ता था इकोनॉमी को। क्या? क्योंकि सेवरल एसेंशियल कॉमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स और कैरोसिन एक्सेट्रा ये स्कार्सली अवेलेबल होते थे, क्योंकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता था वो रॉ मटेरियल्स का होता था, जो ब्रिटिशर्स उनसे प्रोड्यूस करवाते थे। तो ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था? पहले जब इंडिया ट्रेड करता था किसी भी कंट्री के साथ, तो इंडिया के पास गोल्ड और सिल्वर आया करते थे, क्योंकि उस टाइम मनी तो होता नहीं था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर। बट अब क्या है कि जब ब्रिटेन से ट्रेड किया जाता था तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था उससे फ़ायदा कुछ भी इंडिया को नहीं मिल रहा था। इवन
जो भी कुछ पैसा आता भी था एक्सपोर्ट से, दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस। जो भी ब्रिटिशर्स करते थे, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे, उनके एक्सपेंसेस जो होते थे उससे उनको मीट किया जाता था। दैट मीन्स मिसयूज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस। जो एक्सपोर्ट का सरप्लस होता था उसे भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो जो भी एक्सपेंसेस होते थे विच इज़ इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, एक्सपेंसेस ऑन वॉर अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। यानी कि ये एक तरह से क्या है, इसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। यानी कि इंडिया के वेल्थ का क्या हो रहा था, ड्रेन आउट हो रहा था, ड्रेन। ठीक है, अब देखिए इसमें दिखाया गया है ट्रेड थ्रू द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल एक ये देखिए जैसे ये एरोज दिखाए गए हैं आपको, पिक्चर में एरोज दिखाए जा रहे हैं ना, तो ये एरोज क्या है, ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है इंडिया। ठीक है, अब यहाँ से एक रूट निकाला गया था जो डायरेक्ट कहाँ जाता था, यूनाइटेड किंगडम जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। पहले जो है इंडिया में आपको अफ्रीका से होते हुए, दैट मीन्स यहाँ से ये अफ्रीका को पार करते हुए आपको आना पड़ता था। ठीक है, जो अब पहले जरूरत थी। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था which is running from north to south across the Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. It connects ports set on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez and arm of the Red Sea. The canal provides a direct trade route for ships operating between European or American ports and the ports located in the South Asia, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया बाय डूइंग अवे विद द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। यानी कि अब अफ्रीका से सेल होने की ज़रूरत नहीं होती थी। Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. यानी कि इंडिया के मार्केट में ईजियर पहुंचा जा सकता था with the help of the Suez Canal. तो अगर हम फॉरेन ट्रेड का स्टेट देखें तो वो भी ऐसे ही था जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल था, वो भी बैकवर्ड था। तो इसके 3 रीज़न हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल में किस तरीके से था। स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल था। एंड नेक्स्ट इज द मिसयूज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का आपका क्या हो रहा था, मिसयूज हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इसके डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके का था इंडिया का उस टाइम पे। डेमोग्राफिक की अगर हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन जो होता है वो बताता, डेमोग्राफिक प्रोफाइल से ही एक इंडिया किसी भी इकोनॉमी को हम जज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश का, तो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस। सेंसस आप जानते हैं, सेंसस होता है पॉपुलेशन कलेक्शन। तो वो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, इट रिवील्ड द अनइवननेस इन द इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट मीन्स बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद भी अनइवननेस दिखा रहा था इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ में। सब्सिक्वेंटली एवरी 10 ईयर्स, अब उस हर 10 साल के बाद ये सेंसस ऑपरेशंस कैरीड होने लगा था। बिफोर 1921 से पहले इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो सबसे पहला स्टेज था वो 1921 से पहले आया था। जो सेकेंड स्टेज था ट्रांजिशन का वो 1921 के बाद शुरू हुआ था। तो 1881 में और 1921 में आप देखिए कितना डिफरेंस था कि जो फर्स्ट स्टेज आया ट्रांजिशन का वो 1921 में से पहले आया था और जो सेकेंड स्टेज आया वो 1921 के बाद आया। Neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. ना ही तो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उसके मतलब एक ईयर था 1921, इसको कहा जाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये आपको बताऊंगी मैं क्यों कहा जाता था इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि 1921 के बाद
ही पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी, ग्रू कॉन्टीन्यूसली रैपिडली, बहुत जल्दी जो इंक्रीज होनी शुरू हुई थी वो 1921 के बाद हुई थी। 1881 से लेके 1921 तक कोई भी ज़्यादा चेंजेस इंडिया की पॉपुलेशन में नहीं आए थे, बट आफ्टर 1921 मतलब बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए थे, तो इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दैट इज 1921। ठीक है, द वेरियस सोशल जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे वो भी इतने ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था दैट वाज ओनली 16%, दैट मीन्स लेस देन 16%, जिसमें से फीमेल लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 7%। तो आपको ओवरऑल लिटरेसी रेट पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 16%। तो ये बहुत ही, ये एक गुड इंडिकेटर नहीं था इकोनॉमी का। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ये फर्स्ट पॉइंट है, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है ओवरऑल लिटरेसी रेट। दूसरा पॉइंट होता है द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, और अवेलेबल होती भी थी तो बहुत ही इनएडिक्वेट थी, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो अनअवेलेबल या अनअवेलेबल टू द लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट इज वाटर एंड द एयरबॉर्न डिसीजेज ज़्यादा होती थी बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, रैम्पेंट थी, एंड अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। तो ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, वो बहुत ही ज़्यादा था, and in that particularly high, and in that particularly the infant mortality rate क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो 1 ईयर बेबीज़ होते हैं, बिलो 1 ईयर के जो एज होते हैं उन्हें इन्फेंट कहा जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, अबाउट 218 per 1000 इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी ऑफ 63 per 1000। जो आज 63 है, यानी कि 1000 में 63 बच्चों की डेथ हो जाती है, बट उस टाइम पे 218 पर। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मदर को ना मिलना, जिसकी वजह से जो मतलब बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो मदर को नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस हैं वो अब बच्चे में नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर इन्फेंट को समझाएं तो कैसे समझाओगे? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। तो जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, लिटरेसी रेट बहुत कम था। दैट मीन्स लिटरेसी रेट को अगर समझाओगे तो क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए, लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है द पर्सन्स हु कैन रीड एंड राइट, बस अबव 7 ईयर्स ऑफ एज वाले जो बंदे होते हैं उनका लिटरेसी लेवल देखा जाता है। जो लिख और पढ़ सकता है उसे लिटरेट कहा जाता है। तो जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो ओनली 16% था। जो आज का टाइम देखा जाए तो 2014 और 15 में 76% है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। जिसमें से फीमेल लिटरेसी रेट वो बहुत ही कम था, इट वॉज जस्ट 7%। लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट विच शोज अ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी, जो क्या दिखाता है? सोशल बैकवर्डनेस दिखाता है। दूसरा है जो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बहुत कम था, 44 ईयर्स था उस टाइम पे, विच इज़ प्रेजेंट में 68 ईयर्स है, 66 नहीं है, 68 ईयर्स है। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेटेड द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड द लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस टू कीप हेल्दी। इट इंडिकेट्स द पुअर जो आपकी पुअर क्या कहेंगे इसको, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ दर्शाता है कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत कम थी, जो एवरेज लाइफ है एक बंदे की वो भी बहुत कम थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। तो in the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt, ये देखा जा सकता है कि वाइड स्प्रेड पोवर्टी थी उस टाइम पे। that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of the India's population of the time. That means अगर हम बात करें अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो ये दिखाता है कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी बैकवर्ड इकोनॉमी को इंडिकेट करता है।
तो जो फर्स्ट सेंसस कलेक्ट हुआ था तो वो 1881 में हुआ था। यहाँ पर अनइवननेस दिखाई दे रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ में, और 1881 से जो सेंसस है वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट होना शुरू हो गया था। जो 1921 से पहले इंडिया वॉज इन इस फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड आफ्टर 1921 वो सेकेंड स्टेज में था। तो 1921 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि वाई दिस इज नॉन एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वो आगे पढ़ा जाएगा। अब इस ईयर को ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो पॉपुलेशन में चेंजेस आए थे वो कॉन्टीन्यूस और रैपिड चेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो जो डेमोग्राफिक कंडीशंस है ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दोनों ही बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, लिटरेसी रेट बहुत कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत कम था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के पास, अगर अवेलेबल होती भी थी तो बहुत इनएडिक्वेट थी, एंड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो बताते हैं इंडिया का। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड द बेसिक, जो हम इन सब का ओवरव्यू लेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हमने जो स्टेज है वो पढ़ कहाँ ली है, हमने आपकी डेमोग्राफिक एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था, और आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। गॉट इट, समझ में आ गया? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, गुड बाय।